नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आपको करीब 250 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। एक दिन में आपको 2 या 3 वीडियो करंट अफेयर्स का मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि हाल ही में चर्चित मागुरी मोतापुंग आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। मागुरी मोतापुंग असम राज्य में स्थित एक आर्द्रभूमि है। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक संयंत्र में विस्फोट की घटना हुई। इसके प्रभाव स्वरूप हुए अनियंत्रित गैस रिसाव का प्रभाव जो है मागुरी मोतापुंग पर भी पड़ने की आशंका है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि मागुरी मोतापुंग आर्द्रभूमि कहाँ है? तो यह असम में है। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में माली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। माली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि माली की सीमा अल्जीरिया, नाइजर और नाइजीरिया से लगती है। दूसरा है कि माली की मुख्य नदी नील है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से सही होगा। ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है कथन सही नहीं है। माली के प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती हिंसा से निपटने और वहाँ हुए नरसंहार को लेकर आलोचनाओं के बाद अपनी सरकार के साथ जो है इस्तीफा दे दिया है। और माली की सीमा जो है वह अल्जीरिया, नाइजर और बुर्किना फासो से जो है लगती है। और माली की मुख्य नदियों में से नाइजर नदी जो है वह मुख्य नदी है। तो यहाँ आपका नील दिया गया, तो यह भी गलत हो जाएगा। और पहला जो है अल्जीरिया, नाइजर और नाइजीरिया दिया है, जबकि यह अल्जीरिया, नाइजर और बुर्किना फासो से इसकी सीमा लगती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो कोई भी जो है कथन यहाँ सही नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका हाल ही में खबरों में रहा सीजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। सीजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। तो सही है आपका, बिल्कुल। और दूसरा दिया गया कि कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा है कि वर्ष 2017 में गुजरात की कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। तो तीसरा भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कौन सा सही है? तो 1, 2, तीनों ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। भारत सरकार ने जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है। और यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है। और दूसरा जो है आपका यहाँ की कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस नौवहन मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिए यहाँ निष्कर्षण संबंधी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और तीसरा जो दिया गया कि वर्ष 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारी पत्तन है। तो तीनों ही जो है कथन यहाँ सही है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है आपका दिया गया है चक्रवात तूफान, दूसरी तरफ उत्पत्ति क्षेत्र। तो पहला है अम्फन, बंगाल की खाड़ी दिया गया है। दूसरा निसर्ग, अरब सागर। तीसरा है क्रिस्टोबाल, दक्षिण चीन सागर। तो भी युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1 और 2, यानी कि अम्फन तूफान कहाँ आया? तो बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा जो है निसर्ग कहाँ आया? तो अरब सागर में। तीसरा जो है आपका ये गलत हो जाएगा, क्रिस्टोबल दक्षिण चीन सागर में। पहला देखते हैं अम्फन जो है यह चक्रवाती तूफान अम्फन बंगाल की खाड़ी से तटीय राज्यों पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा को प्रभावित किया है। तो यदि राज्य पूछा जाएगा कि अम्फन से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, तो वह आपका है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद जो है दूसरा है निसर्ग तूफान। तो चक्रवात निसर्ग से अरब सागर के तटीय राज्य महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित हुए। तो निसर्ग से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वह है आपका महाराष्ट्र और दूसरा जो है वह गुजरात। तो ये हो गया आपका। और तीसरा जो आपका दिया गया है क्रिस्टोबल यहाँ। तो उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबल यह मैक्सिको की खाड़ी
में उत्पन्न हुआ तथा इसे दक्षिणी मैक्सिको तथा अमेरिका के कुछ हिस्से जो है प्रभावित हुए, न कि यहाँ जो है दक्षिण चीन सागर दिया गया, तो ये इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा जो है वह आपका सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, यह सूचकांक द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। तीसरा है EPI 2020 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो पहला आपका दिया गया कि यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह सूचकांक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा दिया गया यह सूचकांक द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। और तीसरा दिया गया EPI 2020 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो EPI 2018 में जो भारत की रैंक थी, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद जो है जारी किया जाता है, तो 2018 में इसकी रैंकिंग जो थी 177वां था और 2020 में इसकी रैंकिंग जो है वह 168वां है। तो सुधार हुआ है बिल्कुल। तो जो है तीसरा भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में समाचारों में रहा 163348 2002 NN4 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक क्षुद्र ग्रह। 163348 और 2002 NN4 एक क्षुद्र ग्रह है जिसकी खोज जुलाई 2002 में की गई थी। इस क्षुद्र ग्रह को संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वह सी कि 163348 2002 NN4 क्या है? तो यह एक क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे पद IF लोज मुंबई की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वह आपका सही हो जाएगा कि यह एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। IFLOJ मुंबई यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए विकसित की गई है। अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। इस चेतावनी प्रणाली में मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विशेष रूप से अधिक वर्षा की घटनाओं एवं चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है। तो यह आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि IFLOJ मुंबई जो है कि सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? तो ये एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। अगला प्रश्न आपका कि उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का दौरा किस क्रम में कर सकते हैं? पहला है राउत भाटा, दूसरा नरौरा, तीसरा है कैगा और चौथा है काकरापार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा विकल्प जो है बी से हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि नरौरा ये कहाँ है आपका? तो यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जो है रावत भाटा जो है ये राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा काकरापार, तो काकरापार जो है कहाँ है? तो यह गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा कैगा, कैगा कहाँ है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। तो बी जो है ऑप्शन ए से हो जाएगा 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका भौगोलिक संकेतक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है संबंधित राज्य। पहला है चाक हाव कृषि मणिपुर दिया गया है। दूसरा है कछई नींबू कृषि से संबंधित है, तेलंगाना दिया गया है। तीसरा है खोला मिर्च, ये भी कृषि से संबंधित है, गोवा दिया गया। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि चाक हाव कृषि से संबंधित जो है मणिपुर हो जाएगा और खोला मिर्च ये भी कृषि से संबंधित है, गोवा हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 जो है सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चाक हाव, कछई नींबू और सफ़ी लामफी वांगखी फेई आदि जो है मणिपुर राज्य के भौगोलिक संकेतक हैं, और जबकि खोला मिर्च या गोवा का भौगोलिक संकेतक है। तो 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। कछई नींबू आपका दिया गया है कहाँ? तेलंगाना, जबकि ये कहाँ का है? तो यह मणिपुर का है। तो इसलिए जो है दूसरा जो है गलत हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं आप, गंगा नदी के लिए प्रारंभ की गई निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NAMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। दूसरा है कि अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका
पहला जो है ऑप्शन जो है यह सही होगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो यह जो है आपका सही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है NMCG को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो इसलिए जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को अर्थ गंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया गया था। और गंगा क्वेस्ट पुरस्कार यानी कि गंगा नदी पर पहली राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्यूज है। गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए 1 महीने तक ऑनलाइन क्यूज आयोजित की गई। अतः जो है आपका ये दूसरा जो है कथन जो है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक कथन जो है वह आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी त्रिपुरा में पाई जाती है। दूसरा है ब्रू जनजाति की कुल 12 उपजातियां हैं। तीसरा है ब्रू जनजाति के लिए किए गए चतुष्पक्षीय समझौते में इस समुदाय के लोगों को मिजोरम में बसाने का प्रस्ताव है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना आपको, ये ध्यान से पड़ेगा कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 और 3 जो है यह सही नहीं है, यानी कि ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी त्रिपुरा में पाई जाती है। ब्रू अथवा इसको रेयांग भी कहा जाता है जनजाति पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो कि मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं। इस जनजाति की सबसे बड़ी आबादी वह मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। तो यह जो है आपका ये जो है पहला गलत हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है तो वह मिजोरम में पाई जाती है, जबकि त्रिपुरा दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि ब्रू जनजाति की कुल जो है 12 उपजातियाँ हैं। तो इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियाँ शामिल हैं और इस जनजाति के लोग अधिकांशतः ब्रू भाषा बोलते हैं। तो दूसरा जो है कथन आपका सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कि ब्रू जनजाति के लिए किए गए चतुष्पक्षीय समझौते में इस समुदाय के लोगों को मिजोरम में बसाने का प्रस्ताव है। तो यह जो है आपका गलत है। 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुष्पक्षीय समझौता किया गया, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी। तो जो है तीसरा इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है आपका गलत है, केवल 2 जो है यहाँ सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो 1 और 3 कथन जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका कि वे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री खनन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। तीसरा है इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना आपको। यहाँ भी कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला दिया है कि यह प्रयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री खनन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट बंगाल की खाड़ी से संबंधित मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों एवं मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए शुरू किया जाने वाला एक प्रयोग है। अतः जो है पहला ये आपका गलत हो जाएगा। पहला कथन जो है क्या है गलत हो जाएगा आपका। दूसरा जो है दिया गया यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। तो यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की एक टीम कार्य करेगी। तो दूसरा जो है आपका ये सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया कि इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो यह भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है आपका कथन सही है यहाँ। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। सॉरी जो है आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सही नहीं है, तो केवल जो है वह एक आपका सही नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, न कि जो है बी। 2 और 3 जो है वह आपका सही था और पहला जो है कथन जो है आपका गलत।
तो इसलिए जो है आपका सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित 4 प्रजातियों में से सबसे खतरनाक कौन सी है। पहला आपका है बॉम्बे टिड्डी, दूसरा प्रवासी टिड्डी, तीसरा रेगिस्तानी टिड्डी, चौथा है ट्री टिड्डी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, यानी कि रेगिस्तानी टिड्डी जो है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रेगिस्तानी टिड्डियों को दुनिया के सभी प्रवासी कीट प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर खतरा उत्पन्न होता है। ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही 40 से 80 मिलियन टिड्डियाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं। एक अकेली रेगिस्तानी मादा टिड्डी वह 90 से लेकर 80 दिन के जीवन चक्र के दौरान 60 से 80 अंडे देती हैं। तो जो है सबसे खतरनाक आपसे पूछा गया तो वह है रेगिस्तानी टिड्डी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल दिया गया कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहे शब्द और उसका संबंध। तो पहला दिया गया है स्पिरुलिना, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा है पुथुकुल्ली, पारंपरिक टोडा पोशाक है। तीसरा है स्वस्थ वायु, एक वेंटिलेटर मशीन है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो है यहाँ सही है। स्फुरिलिना जो है वह एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसे अक्सर नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर और मुर्गी पालन उद्योगों में भोजन के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जो है ये आपका सही हो जाएगा कि स्पिरुलिना क्या है, तो एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है पुथुकुली, तो पारंपरिक टोडा पोशाक। पुथुकुली जो है टोडा जनजाति का एक पारंपरिक पोशाक है। इस साल मतलब एक विशिष्ट प्रकार की साल है और इस साल में जो कढ़ाई होती है उसे टोडा भाषा में पोहर कहा जाता है। यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें सूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले, कभी कभी जो है नीले धागे का भी जो है प्रयोग होता है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है स्वस्थ वायु, एक वेंटिलेटर मशीन है। तो स्वस्थ वायु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव BPAP, जिसका फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़े के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। तो तीसरा भी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही जो कथन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा है आकलन के अनुसार विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 25% वन क्षेत्र है। तीसरा है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वनों की कटाई में गिरावट आई है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1 और 3 जो है वह आपका सही है। यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन विश्व के वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है और वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के तहत वानिकी विभाग यानी कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो पहला जो है आपका ये सही हो जाएगा। और जो है दूसरा दिया गया कि आकलन के अनुसार विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 25% जो है वन क्षेत्र है। तो विश्व के कुल वन क्षेत्र का जो है वह 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 31% है, ना कि 25%। इसलिए जो है आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जो दिया गया कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वनों की कटाई में गिरावट आई है। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है, जो कि स्पष्ट तौर पर दुनिया भर में अस्थायी प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे उपायों का एक परिणाम है।
तो तीसरा जो है ये आपका सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा जो है वह कथन गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहे पद तिलैया, मैथन और कोनार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल भंडार। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी और मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन डीवीसी द्वारा केवल 4 बांधों, जो कि तिलैया, उसके बाद जो है आपका मैथन और कोनार, और चौथा जो है वह पंचेत। तो ये 4 जो है बांधों का निर्माण किया जाना है। तो आपसे पूछा गया कि तिलैया, मैथन और कोनार क्या हैं? तो ये जल भंडार हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही इटालियन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। इटालियन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। इसके पूर्ण होने की समयावधि जो है 7 वर्ष निर्धारित की गई है। परियोजना के अंतर्गत दिबांग की सहायक नदी जो है वह दिर और टेंगो नदी है, पर 2 बांधों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाण कालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलय जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक होने की उम्मीद है। वर्तमान समय में इस परियोजना को लेकर कई पर्यावरणविदों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस परियोजना से कुल 18 गांवों के निवासी प्रभावित होंगे, साथ ही लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्त प्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यह जो है इटालियन जल विद्युत परियोजना आपसे पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में आया पद ट्रोग्लामिज ट्यूटरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक प्रकार का जो है परजीवी कवक है। ट्रोग्लामिज ट्यूटरी एक प्रकार का परजीवी कवक है। यह एक व्यवस्था या आर्डर के अंतर्गत आते हैं जिसे लबोउल वेनिअलिस कहा जाता है। ये छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलीपेड पर हमला करते हैं। लबोउल वेनिअलिस को पहली बार जो है 19वीं शताब्दी के मध्य खोजा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य इसे जो है खोजा गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि हाल ही में जो है समाचारों में रहा ट्रोग्लामिज ट्यूटरी क्या है? तो ये एक प्रकार का परजीवी कवक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर 5 स्टार रेटिंग अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में शामिल हैं? पहला आपका इंदौर सूरत, दूसरा है भिलाई नगर बिलासपुर, तीसरा है अंबिकापुर राजकोट, चौथा है करनाल उज्जैन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 3, यानी कि इंदौर सूरत, अंबिकापुर और राजकोट। हाल ही में जो है आवासन एवं कार्य शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग परिणाम प्रकाशित किए गए। उल्लेखनीय है कि 6 शहरों को 5 स्टार और 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर और इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है। स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है, जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट इत्यादि जैसे घटक शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में जो है कौन शामिल है? तो इंदौर, सूरत और अंबिकापुर, राजकोट इसमें शामिल है। अगला प्रश्न आपका कि पुटियंस सैंक्ट्स क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तमिलनाडु में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। पुटियंस सैंक्ट्स तमिलनाडु के वेलनकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की ताजे पानी की मछली की एक नई प्रजाति है। यह मछली आकार में अत्यंत छोटी होती हैं, जो कि 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती हैं। पुटियंस प्रजाति को स्थानीय रूप से केरल में पाराल और तमिलनाडु में केंडे के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है केरल में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पराल के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसे केंडे के नाम से जाना जाता है।
तो आपसे पूछा गया कि पुटियन सैंक्ट्स क्या है, तो यह तमिलनाडु में खोजी गई मछली की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न आपका कि ग्रैंड रेनेसां डैम किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी से। ग्रैंड रेनेसां डैम ये अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नदी नील नदी पर अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। बांध का निर्माण इथियोपिया के तराई क्षेत्रों में नील नदी पर किया गया है और बांध निर्माण ने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों तथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में आया पद सिकाडा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रकार का कीट है। सिकाडा एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूमिगत रूप में बिताते हैं। प्रत्येक 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा यानी कि 2-4 हफ्तों के बीच जो है हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में समाचारों में रहा पद दक्षिण अटलांटिक विसंगति किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को। दक्षिण अटलांटिक विसंगति जिसको SAA एक कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह के निकटतम आ जाती है और दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्षेत्र में वान एलन रेडिएशन बेल्ट की ऊंचाई सामान्य से जो है 200 किलोमीटर तक वह कम हो गई है। इससे इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का प्रवाह बढ़ जाता है और वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करती है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति किसे संदर्भित करता है? तो दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को यह प्रदर्शित करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में चारू मुसेल का प्रसार तेजी से हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों पर पाए जाने वाले आक्रमणशील चारू मुसेल का केरल में बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। एक हालिया सर्वेक्षण में कडिनमकुलम, परावूर, एडवा, नादायरा और अष्टमुडी कायमकुलम इत्यादि स्थानों पर चारू मुसेल काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील चारू मुसेल से अत्यधिक प्रभावित है। तो चारू मुसेल पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में जो तेजी से इसका प्रसार हो रहा है? तो केरल राज्य में। तो दोस्तों जो है आज इतना ही। तो ये था जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और भूगोल से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम BEO, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UP PCS इन सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।